क्या आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स का मनी एंड बैंकिंग यूनिट को प्रिपेयर कर लिया? क्या आपको पता है मनी एंड बैंकिंग की यूनिट की वेटेज क्या है? क्या आपको पता है इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं? नहीं पता? डोंट वरी, वी आर हेयर टू हेल्प यू आउट। जय श्री श्याम, दिस इज साक्षी दुआ, वेलकम टू क्लास 12 ग्रूमिंग एजुकेशन। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द यूनिट मनी एंड बैंकिंग। तो यहाँ पर बेटा सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मनी एंड बैंकिंग है ये यूनिट आपकी 6 मार्क्स की आने वाली है, और यहाँ पर मैं आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देती हूँ बेटा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मनी एंड बैंकिंग की अगर हम बात करें तो सबसे पहले है मनी सप्लाई क्या होता है। M1 को एक्सप्लेन करना एज अ मेजर ऑफ मनी सप्लाई। नेक्स्ट बेटा मनी क्रिएशन फंक्शन, मनी क्रिएशन या जिसे हम क्रेडिट क्रिएशन भी बोलते हैं, क्रेडिट क्रिएशन फंक्शन। ये किसका फंक्शन है? ये बेसिकली कमर्शियल बैंक का फंक्शन होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट बेटा फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी एक फंक्शन बेटा 3 to 4 मार्क में पूछ लिया जाता है, फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, ठीक है। और जो नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक का ही पार्ट है ये, सेंट्रल बैंक एज अ कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई, एज अ कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। तो यहां पे बेटा जैसे कि मैंने आपको बताया ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हम स्टडी करेंगे 2 पार्ट्स में, राइट। तो ये मनी सप्लाई M1, मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन एंड फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, ये हमने पार्ट 1 में स्टडी करना है, ठीक है। और सेंट्रल बैंक एज अ कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई ये आपको बेटा पार्ट 2 में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बेटा पहला क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 to 4 मार्क में। क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय मनी सप्लाई? मनी सप्लाई क्या होता है? एक्सप्लेन M1 एज अ मेजर ऑफ मनी सप्लाई। M1 को एक्सप्लेन करो जो कि एक मेजर है मनी सप्लाई का, ठीक है। तो आइए यहाँ पे बात करते हैं बच्चे सबसे पहले मनी सप्लाई के बारे में। देखिए हम सबके पास मनी होती है, हम सबके पास करेंसी नोट्स भी हैं, कॉइन्स भी हैं, और जनरली हम सब ने बैंक अकाउंट भी ओपन कर रखा होता है। तो बात करते हैं मेरी मनी की। मेरे पास मनी मेरे वॉलेट में भी पड़ी है, मेरे पास मनी मेरे बैंक अकाउंट में भी है। ऐसे ही बेटा आपके पेरेंट्स के साथ भी होगा, आपके पेरेंट्स के पास भी मनी होगी उनके वॉलेट में और उनके बैंक अकाउंट में, ऐसे ही आपके पास होगा, राइट। तो ऐसे ही सब लोग जितने भी इकोनॉमी में रहते हैं उनके पास भी ऐसे ही होगा कि उनके वॉलेट में भी पैसा है और उन्होंने बैंक अकाउंट भी ओपन करा रखा है तो उनके बैंक अकाउंट में भी पैसा है। अब जैसे हम हाउस होल्ड्स के साथ ऐसा है, हम कंज्यूमर्स के साथ ऐसा है, इन द सेम वे फर्म्स के साथ भी ऐसा ही होगा, उनके पास भी पैसा होगा, उनका बैंक अकाउंट भी होगा, राइट। तो यहाँ पर जितनी भी टोटल मनी, टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी हम सब लोगों के पास है बेटा, हम सब लोगों के पास है, पब्लिक के पास है, उसे हम क्या बोलते हैं? मनी सप्लाई, ठीक है। अब ये पब्लिक में कौन कौन आता है? मैम आपने बताया मनी सप्लाई है टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी दैट वी पीपल आर होल्डिंग। तो ये जो पब्लिक वर्ड आप यूज कर रहे हो कि पब्लिक के पास जो टोटल अमाउंट ऑफ मनी है, अब इस पब्लिक में कौन कौन आ जाता है? तो बेटा इस पब्लिक में मेजर 2 लोग आते हैं, 2 सेक्टर्स आते हैं। एक होते हैं हाउस होल्ड यानी कि हम कंज्यूमर्स, दूसरा होते हैं बेटा फर्म्स, ठीक है। तो इन शॉर्ट मनी सप्लाई को हम ऐसे भी बता सकते हैं कि मनी सप्लाई है टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट इज होल्ड बाय हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स इन द इकोनॉमी। अब बात करेंगे कि मनी सप्लाई क्या है बेटा। मनी सप्लाई एक स्टॉक है। देखिए 2 टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। एक होता है बेटा फ्लो, एक होता है स्टॉक। फ्लो वो चीजें होती हैं जिनका टाइम डायमेंशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी की सैलरी, आप किसी से उसकी सैलरी पूछोगे बेटा
तो उसने मान लो बताया कि 1,00,000 रुपीज़। अब आपके माइंड में बहुत से क्वेश्चंस उठने लगेंगे क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है कि ये 1,00,000 1 मंथ की सैलरी बताई है या पूरे ईयर की सैलरी बताई है या 1 वीक की सैलरी बताई है ना। आपके माइंड में क्वेश्चंस आ जाएंगे। आप किसी से किसी का हाउस रेंट पूछोगे, उसने बोला 40,000 रुपीज़, तो अब आपके माइंड में तो क्वेश्चन आएगा ना कि ये पर मंथ का बोला है या पर एनम बोला है या पर डे बोला है, राइट। तो बेटा ये सब क्या होता है, ये चीज़ें इनकम्प्लीट हैं अगर आप इनके साथ मेंशन नहीं करोगे कि ये पर मंथ है या पर ईयर है। इस टाइप की चीज़ें जिनके साथ लेंथ ऑफ टाइम एसोसिएटेड होता है, मंथ क्या है, लेंथ ऑफ टाइम है, राइट, ईयर क्या है, लेंथ ऑफ टाइम है, इन सारे वेरिएबल्स जिनके साथ लेंथ ऑफ टाइम होता है उसे हम बोलते हैं बेटा फ्लो, ठीक है। और अगर अब मैं पूछूं कि आपका घर जिसमें आप रह रहे हो उसकी वैल्यू कितनी है, तो आपका आंसर क्या आएगा, मैम 1 करोड़ रुपीज़, मैम 2 करोड़ रुपीज़, राइट। अब इसमें पर मंथ या पर एनम का कुछ काम है क्या बेटा, नहीं है ना। तो यहाँ पर ये वाले जो वेरिएबल्स होते हैं जिनका पर मंथ या पर एनम यानी कि लेंथ ऑफ टाइम से कुछ भी एसोसिएशन नहीं होता, कुछ भी रिलेशन नहीं होता, उन्हें हम बोलते हैं स्टॉक, ठीक है। तो जिनका कोई टाइम डायमेंशन नहीं है, ठीक है, जिनको हम किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर सकते हैं, राइट। आपको मैं बोलूंगी आज अपने घर की वैल्यू बताओ, आप बता दोगे। आपको मैं बोलूंगी कल आपने घर की वैल्यू बताओ, तो आप कल की भी बता दोगे। आपको मैं बोलूंगी 10 दिन बाद की आपने बतानी है, आप वो भी मुझे बता दोगे। उसका टाइम डायमेंशन से पर मंथ पर एनम उससे कोई लेना देना नहीं है। सेम बेटा मनी सप्लाई भी क्या है, एक स्टॉक है। मनी सप्लाई को भी मेजर किया जाता है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब इसका लेंथ ऑफ टाइम से कोई लेना देना नहीं है। आप जिस मर्जी टाइम चाहो आप मनी सप्लाई को क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो आइए बेटा देखते हैं मनी सप्लाई की डेफिनेशन। मनी सप्लाई रेफर्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक। मतलब मनी सप्लाई क्या है, टोटल वॉल्यूम यानी कि टोटल क्वांटिटी, मतलब टोटल पैसा हमारे पास जितना भी है, जितना हम पब्लिक ने होल्ड कर रखा है। पब्लिक यहाँ पर फर्म्स एंड हाउस होल्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर इन एन इकोनॉमी इट इज कॉल्ड मनी सप्लाई। एक इकोनॉमी के अंदर जितने भी पब्लिक है उसने जितना भी टोटल पैसा होल्ड कर रखा है उसे हम क्या बोलते हैं, मनी सप्लाई। और इसे हम मेजर कैसे करते हैं, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। चलिए आगे बेटा अब हम बात करेंगे इसके M1 फीचर की, ठीक है। M1 का ये फॉर्मूला आपने लर्न करना है। बेसिकली ये M1 है क्या, देखिए मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई की बेटा बात करते हैं। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, मेजर्स मतलब हम मनी सप्लाई को कैलकुलेट कैसे करते हैं। सबसे पहले तो बेटा आपको ये पता होना चाहिए इंडिया में मनी सप्लाई कौन कैलकुलेट करता है। तो बेटा इंडिया में RBI यानी कि सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को कैलकुलेट करता है, ठीक है। अब देखेंगे हाउ मेनी मेजर्स यानी कि कितने मेथड्स हैं मनी सप्लाई को कैलकुलेट करने के। तो देर आर 4 मेजर्स और यू कैन से मेथड्स ऑफ मनी सप्लाई एंड द नेम्स ऑफ द 4 आर M1, M2, M3 एंड M4, ओके। अब बेटा M2, M3, M4 हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम इसे स्टडी नहीं करेंगे, हम सिर्फ स्टडी करेंगे M1 को। तो आइए स्टडी करते हैं बेटा। तो आइए देखते हैं बेटा फॉर्मूला ऑफ M1। देखिए M1 एक मेजर है, एक मेथड है जो RBI यूज करता है मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए। अब ये जो फॉर्मूला ये आपके सामने है, M1 इज इक्वल टू करेंसी एंड कॉइन्स विद द पब्लिक, यानी कि हम लोगों के पास यानी कि फर्म्स के पास और हाउस होल्ड के पास जो भी करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स हैं वो हमें इंक्लूड करने हैं M1 को निकालने के लिए। और क्या इंक्लूड करना है, डिमांड डिपॉजिट्स। अब ये डिमांड डिपॉजिट्स क्या होता है बेटा, डिपॉजिट्स होता है जो आपने बैंक अकाउंट में पैसा जमा कराया हुआ है अपना, दैट इज कॉल्ड डिपॉजिट्स। अब डिमांड डिपॉजिट्स वो वाले डिपॉजिट्स होते हैं कि बैंक को आप बोलोगे कि मुझे पैसा वापस दे दो तो बैंक आपका पैसा आपको वापस कर देगा। तो डिमांड डिपॉजिट में बेटा 2 टाइप के डिपॉजिट्स आते हैं।
डिमांड डिपॉजिट्स में दो टाइप के डिपॉजिट्स आते हैं। वो कौन से होते हैं? एक होते हैं बेटा सेविंग्स डिपॉजिट, एक होते हैं करंट बैंक अकाउंट डिपॉजिट। अब ये जो सेविंग्स डिपॉजिट होती है ना, ये हम हाउस होल्ड बैंक अकाउंट जो खुलवाते हैं उसके अंदर जो पैसा रखते हैं वो होता है, ठीक है। और ये जो करंट डिपॉजिट होते हैं बेटा, ये फर्म्स अपना बैंक अकाउंट खुलवाती हैं और उसके अंदर जो पैसा रखते हैं, जो फर्म्स उसके अंदर पैसा रखती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? करंट डिपॉजिट्स। सो सेविंग्स डिपॉजिट्स एंड करंट डिपॉजिट्स दोनों मिलाकर क्या बनता है? डिमांड डिपॉजिट्स। क्योंकि ये दो ऐसे डिपॉजिट हैं कि जैसे ही बैंक को बोला जाएगा कि हमें हमारा पैसा वापस चाहिए, तो बैंक बेटा वो पैसा आपको वापस कर देता है। नेक्स्ट, अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारा सेंट्रल बैंक। तो आरबीआई के पास भी बेटा डिपॉजिट्स होते हैं। अब ये अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई के अंदर क्या क्या आता है देखिए। डिपॉजिट्स जो फॉरेन बैंक के हैं आरबीआई के साथ, डिपॉजिट्स ऑफ फॉरेन बैंक आरबीआई के साथ, ठीक है। और दूसरा बेटा डिपॉजिट्स ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट। फॉरेन गवर्नमेंट के भी जो डिपॉजिट हैं हमारी आरबीआई के पास, वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। सो आई होप आपको अब समझ में आया होगा कि M1 क्या है बेटा। M1 एक मेजर है, मनी सप्लाई को मेजर करने का एक मेथड है, जिसको हम कैलकुलेट करते टाइम तीन चीज़ों को ऐड करते हैं, दैट इज करेंसी एंड क्वाइंस विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स एंड अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। तो कुछ इसका न्यूमेरिकल भी आ सकता है, वैसे तो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट क्योंकि वो इसी से लिंक्ड है तो आप देख सकते हैं। लाइक आपको आ गया कैलकुलेट करो M1, ठीक है। और आपको दे रखा है बेटा करेंसी एंड क्वाइंस विद द पब्लिक, करेंसी एंड क्वाइंस विद पब्लिक। दिस इज 5 crores. Next one is demand deposits. 8 crores. Next one is other deposits with RBI. Other deposits with RBI. It is 2 crores. तो अब बेटा हमें M1 कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करोगे? M1 का फॉर्मूला लगा दोगे, विच इज करेंसी एंड क्वाइंस विद द पब्लिक, C DD यानी डिमांड डिपॉजिट प्लस OD यानी अदर डिपॉजिट्स। तो अब हम इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। 5 करोड़ प्लस डिमांड डिपॉजिट इज 8 करोड़ प्लस अदर डिपॉजिट इज 2 करोड़। तो बहुत ही सिंपल ऐसे वैल्यूज आप सब्सटीट्यूट कर दोगे एंड द आंसर इज 15 करोड़। तो 15 करोड़ इज द M1। हो सकता है बेटा कोई चीज़ आपको ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए दे रखी हो, लाइक आपको यहाँ पे दे रखा है पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स ₹4 करोड़। तो ये आपको ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, ठीक है। आपको इग्नोर करना है बेटा। यू जस्ट नीड टू पिक अप द थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड इन योर फॉर्मूला, ठीक है। बाकी सब आपको इग्नोर करना होगा। तो आइए आगे देखते हैं बेटा M1 के बारे में। तो आइए आगे देखते हैं बेटा M1 के बारे में। M1 क्या है? मोस्ट लिक्विड है। मोस्ट लिक्विड मेजर बोला जाता है इसे। क्यों मोस्ट लिक्विड मेजर बोला जाता है? लिक्विड का मतलब होता है बेटा जो बहुत ही जल्दी पैसों में कन्वर्ट हो जाता है। तो M1 की जितने भी कंपोनेंट्स है ना, करेंसी एंड क्वाइंस विद पब्लिक, वो तो ऑलरेडी पैसों में ही है। दूसरा डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट बहुत जल्दी पैसों में कन्वर्ट हो जाता है। तीसरा अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, ये भी बहुत जल्दी पैसों में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए M1 को क्या बोला जाता है? मोस्ट लिक्विड मेजर। जितने भी मेजर्स आपने देखे ना M2, M3, M4 एंड M1, उनमें से M1 मोस्ट लिक्विड रहता है। सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी यही है, सबसे ज़्यादा जल्दी, मतलब यही वाला कॉम्पोनेंट्स है M1 ही है जो पैसों में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मोस्ट लिक्विड होता है और ये भी क्या होता है? स्टॉक होता है। ये भी मतलब मेजरेबल है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। चलिए, और इसको बोला जाता है बेटा नैरो मनी। ये चीज़ आप ध्यान रखो, 1 मार्कर में आ सकता है। नैरो मनी बोला जाता है। एक होता है बेटा ब्रॉड मनी, एक होता है नैरो मनी। क्योंकि M1 के कंपोनेंट्स काफ़ी कम होते हैं तो इसीलिए इसको
नैरो मनी बोला जाता है। बाकी जो M2, M3, M4 है उनके कंपोनेंट्स बेटा M1 के कंपैरिजन में ज़्यादा होते हैं। वो खैर आपके सिलेबस में नहीं है, बस आप ये ध्यान रखो कि M1 को क्या बोला जाता है, नैरो मनी। चलिए अब हम बात करेंगे वर्किंग ऑफ कमर्शियल बैंक, जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, कुछ ऐसा पूछा नहीं जाएगा हाउ डज कमर्शियल बैंक वर्क, लेकिन हमें आगे के कॉन्सेप्ट समझने के लिए वर्किंग ऑफ कमर्शियल बैंक को अच्छे से समझना है। तो आइए बेटा, ये है हमारा बैंक, ठीक है। यहाँ पे हैं ये कुछ लोग जिनके पास एक्स्ट्रा मनी है, ठीक है, जिनके एक्सपेंसेस कम हैं और इनकम क्या है, ज़्यादा है। दीज पीपल हैव सरप्लस मनी और यू कैन से एक्स्ट्रा मनी, ठीक है। तो ये क्या करते हैं बेटा, ये बैंक अकाउंट में अपना अकाउंट खुलवाते हैं और पैसा जमा कर देते हैं। अब इससे क्या होता है, बैंक के पास क्या आ गए, डिपॉजिट्स आ गए। लेट सपोज बैंक के पास बेटा 1 लाख के डिपॉजिट्स आ गए, ठीक है। अब आगे बैंक उन पैसों का क्या करती है, जो डिपॉजिट्स बैंक के पास आते हैं, बैंक उन लोगों को लोन दे देती है बेटा जिनके पास शॉर्टेज ऑफ मनी है, डेफिसिट मनी, शॉर्टेज ऑफ मनी, ठीक है। तो बैंक इन लोगों को लोन दे देती है बच्चे, ओके। अब देखो बैंक इनका पैसा यूज कर रही है आगे इन लोगों को लोन देने के लिए। अब मुझे पहली बात तो ये बताओ कि डिपॉजिट जो 1 लाख के आए हैं, बैंक पूरा का पूरा डिपॉजिट इन लोगों को दे दे, पूरा का पूरा डिपॉजिट मतलब यूज कर ले लोन देने के लिए इन लोगों को, नहीं ना। क्यों नहीं, क्योंकि बेटा हो सकता है कि ये जो अकाउंट होल्डर्स हैं जिन्होंने अकाउंट अपना बनवाया है बैंक में, ये कुछ ना कुछ पैसा वापस लेने के लिए आए, है ना। तो बैंक कहाँ से देगा अगर बैंक अपने पास ही डिपॉजिट्स नहीं रखेगा। देखो डिपॉजिट में से बैंक 2 चीजें रखता है बेटा, एक होता है SLR, एक होता है CRR। ये बहुत अच्छे से समझना, ये बहुत जरूरी है। SLR होता है बेटा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ओके। एंड CRR इज कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, ओके। अब ये SLR क्या है, SLR है वो परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट जो कमर्शियल बैंक अपने पास रखता है, ठीक है। क्यों रखता है अपने पास, कि अगर कोई अकाउंट होल्डर अपना पैसा विड्रॉ करने के लिए आया तो उसके पास पैसे तो कुछ होने चाहिए। सो दैट परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट विच इज केप्ट बाय द कमर्शियल बैंक विद देमसेल्व्स, दैट इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। लेट्स सपोज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इज 10%। सो 10% ऑफ 1 लाख इज 10,000, तो मतलब 10,000 SLR, यानी कि 10,000 रुपीज कमर्शियल बैंक अपने पास अलग से रख लेगा। आगे बात करते हैं बेटा CRR की। अब ये CRR क्या होता है, CRR बेटा यानी कि कैश रिजर्व रेशियो, वो परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट है जो कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास रखवाता है, ठीक है। कमर्शियल बैंक किसके पास रखवाता है, सेंट्रल बैंक के पास। लेट सपोज अगर ये भी 10% है तो मतलब 10,000 तो कहाँ चला गया, सेंट्रल बैंक के पास रखवा दिया कमर्शियल बैंक ने। तो 10,000 अपने पास रखा आउट ऑफ 1 लाख और 10,000 सेंट्रल बैंक के पास रखवा दिया, बचा कितना, बचा बेटा 80,000। 80,000 रुपीज अब ये कमर्शियल बैंक क्या कर सकता है, लोन में दे सकता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लेंडिंग कैपेसिटी। लेंडिंग कैपेसिटी मतलब लोन में कितना पैसा कमर्शियल बैंक दे सकता है लोन की फॉर्म में, तो ये दे सकता है 80,000 रुपीज, ये होती है लेंडिंग कैपेसिटी। अच्छा, और यहाँ पे क्या समझेंगे बेटा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, उसे हम क्या बोलते हैं, LRR। LRR स्टैंड्स फॉर लीगल रिजर्व रेशियो। CRR और SLR का कॉम्बिनेशन क्या होता है, LRR, ठीक है, लीगल रिजर्व रेशियो। ये जो SLR का रेट है, CRR का रेट है, ये सेंट्रल बैंक ही डिसाइड करता है कि कितना होना चाहिए। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस और यू कैन से फंक्शन, ठीक है। देखिए बेटा, कमर्शियल बैंक को हम 1 लाख देते हैं ना, तो उससे वो जो मनी और जो लोन क्रिएट करता है इकोनॉमी में, वो कम से कम 10 लाख आराम से कर सकता है, ठीक है। तो मतलब आप देख सकते हो कि 1 लाख रुपीज एक्चुअली में हमने कमर्शियल बैंक को दिए थे और उससे कमर्शियल बैंक ने 10 लाख रुपीज जनरेट कर दिया, मनी भी और लोन भी।
तो इसका मतलब क्या है, 10 टाइम्स, क्या है, 10 टाइम्स मनी क्रिएट कर दी गई है इकोनॉमी में बाय कमर्शियल बैंक। इसी को ही बोलते हैं बेटा मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन। बेसिकली कमर्शियल बैंक को फैक्ट्रीज ऑफ क्रेडिट एंड फैक्ट्रीज ऑफ मनी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि कमर्शियल बैंक मनी को क्रिएट करता है इकोनॉमी में, मनी को मल्टीप्लाई करता है, लोन को मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे करता है ये। सबसे पहले बेटा बात करेंगे एजम्पशंस की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रहा है, मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, तो अच्छे से समझो। इसकी कुछ एजम्पशन सबसे पहले आपको बतानी है, अगर आ जाता है क्वेश्चन की एक्सप्लेन द मनी क्रिएशन प्रोसेस और क्रेडिट क्रिएशन फंक्शन, कुछ भी आ जाए अगर, तो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी दे देना कि कमर्शियल बैंक को फैक्ट्रीज ऑफ क्रेडिट बोला जाता है या फैक्ट्रीज ऑफ मनी बोला जाता है, बिकॉज वो मनी को क्रिएट करते हैं या लोन को क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब इसकी कुछ एजम्पशंस देखते हैं। एजम्पशंस मतलब जो पहले से बातें मानी हुई चल रही हैं। तो एजम्पशंस बेटा ये वो होती है जो हमने अपने आप कुछ मान लिया है। तो हमने ये 3 चीजें मानी है। ऑल कमर्शियल बैंक्स आर ट्रीटेड एज वन यूनिट। यहाँ पे ये बोला जा रहा है जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं सब मिलाकर एक ही बैंक ट्रीट होंगे। ठीक है, सब अलग अलग बैंक्स नहीं माने जाएंगे। इन शॉर्ट मतलब क्या कहा जा रहा है कि इकोनॉमी में सिर्फ एक ही बैंक है। चलिए दूसरा, ऑल ट्रांजेक्शन्स आर डन थ्रू बैंक। मतलब जो भी पेमेंट करनी है या कुछ पैसा रिसीव करना है, सब कुछ कैसे होगा, बैंक के थ्रू होगा। मतलब चेक के ट्रांजेक्शन्स होंगी, मतलब चेक के थ्रू होने वाला है सब कुछ। ओके, सो ऑल द ट्रांजेक्शन्स आर डन थ्रू बैंक, और यू कैन से चेक। मतलब कुछ भी पैसा दे रहे हो या ले रहे हो सब बेटा बैंक से होगा। कुछ भी कैश ट्रांजेक्शन इसमें कि पैसा पकड़ा दिया वो वाली चीज नहीं होगी। कैश के थ्रू ही पैसा लिया भी जाएगा और पैसा दिया भी जाएगा। नेक्स्ट, LRR विल रिमेन फिक्स्ड। LRR सेम रहेगा। लेट सपोज LRR है 20%, तो वो 20% ही रहने वाला है, वो चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कभी 20%, कभी 10%, कभी 5%, ऐसा नहीं होगा। देयर विल बी नो फ्लक्चुएशंस इन LRR। LRR विल रिमेन फिक्स। अब आपको इसके बाद क्या करना है बेटा, एजम्पशंस के बाद आपको एक स्केड्यूल बनाना है। स्केड्यूल यानी टेबुलर प्रेजेंटेशन। ठीक है, उसमें आपको एक तो दिखाना है राउंड्स, दूसरा आपको दिखाना है डिपॉजिट्स, तीसरा आपको दिखाना है LRR, चौथा आपको दिखाना है बेटा यहाँ पर लोन्स की लेंड कितना कर दिया। ठीक है, फर्स्ट राउंड की बात करते हैं। लेट सपोज बेटा बैंक के पास 1 लाख रुपीस का डिपॉजिट आया और LRR है 10%। ठीक है, यानी कि 1 लाख का डिपॉजिट अगर कमर्शियल बैंक के पास आया है तो कमर्शियल बैंक 10% का LRR साइड में कर देगी। LRR के अंदर ही CRR भी आ गया और SLR भी आ गया। 10% इसका हो गया 10,000, तो ये अलग किया और बाकी का क्या दे दिया, लोन में दे दिया। तो 1 लाख में से 10,000 तो अलग किया, बाकी बचा 90,000 जो लोन में दे दिया। अब जिसे लोन दिया है उसने किसी की पेमेंट करनी थी, उसने पेमेंट करी चेक के थ्रू, तो 90,000 की पेमेंट चेक के थ्रू हुई, तो दोबारा से मतलब किसी के बैंक अकाउंट में ही पैसा आया और बैंक भी एक ही है, तो मतलब हम सेकंड राउंड में कहेंगे कि वही पैसा मुड़कर किसके पास आ गया, कमर्शियल बैंक के पास आ गया 90,000 रुपीज, क्योंकि ये किसी और के बैंक अकाउंट में ही गया है ना पैसा, तो अल्टीमेटली बैंक के पास ही डिपॉजिट बन के वो दोबारा से आ गया। अब इस 90,000 में से 10% तो हम LRR रख देंगे यानी कि 9,000, बाकी का हम क्या कर देंगे बेटा, लोन दे देंगे 81,000। अब दोबारा से ये पैसा मुड़ के कहाँ आ जाएगा, बैंक में। 81,000 दोबारा से आ गया एज अ डिपॉजिट बैंक में। LRR इज 8100, LRR साइड में रखा 10% इसका। फिर बेटा 72,900 दोबारा से क्या दे दिया, लोन दे दिया। तो ऐसे ही ये राउंड्स क्या होंगे, चलते चले जाएंगे। ठीक है, एंड में आपको ऐसे बेटा ये हाइफन दिखाना है कि ये राउंड्स क्या हैं, ये कॉन्टिन्यूस है, ये चलते चले जाएंगे। फिर आपको लास्ट में क्या दिखाना है बेटा, टोटल। ठीक है, अब टोटल कैसे करना होता है आपको, देखिए मनी क्रिएशन का ना हमें फॉर्मूला लगाना है, और मनी क्रिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन, इसका फॉर्मूला होता है बेटा इनिशियल डिपॉजिट। इनिशियल मतलब पहला, इनिशियल या प्राइमरी डिपॉजिट भी आप इसे बोल सकते हो। इनिशियल डिपॉजिट या प्राइमरी डिपॉजिट्स डिवाइडेड बाय LRR।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बेटा, जो प्राइमरी डिपॉजिट है वो है 1 लाख और LRR हमने कितना लिया था 10%। तो आइए निकालते हैं इसको। 1 लाख इज द इनिशियल डिपॉजिट यानी कि पहला डिपॉजिट, डिवाइडेड बाय LRR इज 10%। तो आप इसको बेटा ओपन कर दोगे परसेंटेज को 10/100, तो इट विल बी 10 lakhs। सो ये 10 lakhs आपका क्या आ गया, मनी क्रिएशन। तो आपने डिपॉजिट्स के टोटल में क्या लिखना है बेटा, 10 लाख। ठीक है, अब इस 10 लाख का 10% यानी कि 1 लाख वो LRR है, और इन दोनों का डिफरेंस 10 लाख माइनस 1 लाख विच इज 9 लाख, ये है बेटा लेंडिंग कैपेसिटी टोटल लोन्स। ठीक है, इस तरीके से आपने ये टेबल बनाना है। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन तो हम निकाल चुके बेटा। अब हमें ये देखना है कितने गुना मनी क्रिएट हुई है। ठीक है, यानी कि वी विल टॉक अबाउट द मनी मल्टीप्लायर और क्रेडिट मल्टीप्लायर। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, इसका फॉर्मूला 2 है। एक तो है पहला फॉर्मूला, ये दिखा रही हूं, टोटल मनी क्रिएशन डिवाइडेड बाय इनिशियल डिपॉजिट। ओके, तो ये होगा टोटल मनी क्रिएशन इज 10 लाख, इनिशियल डिपॉजिट इज 1 लाख, सो इट इज 10। आपको कुछ लिखना नहीं है, इसका कोई यूनिट ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। दूसरा फॉर्मूला देख लेते हैं बेटा, 1/LRR है। सो 1/10% विच इज 100/10 विच इज अगेन 10। आंसर सेम आएगा, आप फॉर्मूला कोई भी लगा लो, लेकिन दोनों फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा इसके न्यूमेरिकल्स भी कुछ इस तरीके के आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको दे दिया कि इनिशियल डिपॉजिट है, इनिशियल डिपॉजिट है 5000 रुपीज, LRR है 10%। तो टोटल मनी क्रिएशन या टोटल क्रेडिट क्रिएशन निकालो। तो टोटल मनी क्रिएशन हम कैसे निकालेंगे, इनिशियल डिपॉजिट डिवाइडेड बाय LRR। ठीक है, सो इनिशियल डिपॉजिट वुड बी 5000 डिवाइडेड बाय 10%, सो इट वुड बी 50,000। ओके, तो इस तरीके से बेटा आ जाएगा। अब इसी में अगर मनी मल्टीप्लायर निकालना होता तो क्या करते, टोटल मनी क्रिएशन यानी कि 50,000 डिवाइडेड बाय इनिशियल डिपॉजिट यानी कि 5,000 विच कम्स आउट टू बी 10। तो इस टाइप के कुछ न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हमारे, विच इज फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक बेटा मैंने आपको बताया सारे फंक्शंस इसके इंपॉर्टेंट है। कोई भी एक फंक्शन पूछ लिया जाएगा 3 to 4 मार्क में। तो आइए देखते हैं फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। सबसे पहले बेटा सेंट्रल बैंक क्या होता है, देखिए सेंट्रल का मतलब ही क्या होता है, मेन। अगर मैं सेंट्रल बैंक की बात करूं तो ये एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब जो फाइनेंस में डील करता है, पैसों में डील करता है, और एपेक्स मतलब टॉप मोस्ट। एपेक्स मतलब बेटा टॉप मोस्ट, मतलब सबसे ज्यादा अथॉरिटी, सबसे ज्यादा पावर बैंकिंग इंडस्ट्री में किसे प्रोवाइड की गई है, वो प्रोवाइड की गई है सेंट्रल बैंक को। सेंट्रल बैंक एक रेगुलेटरी बॉडी है। रेगुलेटरी बॉडी मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है बेटा बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए। सो इट्स अ रेगुलेटरी बॉडी, क्योंकि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है जो फॉलो करने होते हैं सारे के सारे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। फिर ये सिर्फ रूल्स बनाकर नहीं छोड़ता, ये सुपरवाइज भी करता है बेटा, सारे के सारे कमर्शियल बैंक्स को ये सुपरवाइज भी करेगा। सुपरवाइज मतलब सुपरविजन रखना, मतलब आंख रखना उनके ऊपर, एक तरह से देखना कि वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं।
क्या सारे के सारे कमर्शियल बैंक वो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं जो सेंट्रल बैंक ने बनाए हैं या नहीं। तो ये सब देखना भी सेंट्रल बैंक का ही काम है। तो सेंट्रल बैंक इज अ एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन व्हिच इज अ रेगुलेटरी बॉडी एंड द सुपरवाइजर ऑफ ऑल द कमर्शियल बैंक्स। चलिए अब हम बात करेंगे इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, दैट इज बैंक ऑफ इशू या करेंसी अथॉरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है बेटा सेंट्रल बैंक का, बैंक ऑफ इशू या करेंसी अथॉरिटी। क्वेश्चन जनरली 3 मार्क्स का कुछ इस तरीके से पूछ लिया जाता है, व्हाई सेंट्रल बैंक इज नोन एज अ बैंक ऑफ इशू। तो यहाँ पर बेटा मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल बैंक को बैंक ऑफ इशू इसलिए बोला जाता है क्योंकि सेंट्रल बैंक सारे के सारे करेंसी नोट्स को इशू करता है, सिर्फ 1 रुपी नोट को छोड़कर। ऑल करेंसी नोट्स एक्सेप्ट 1 रुपी नोट। ओके, तो ये 1 रुपी नोट कौन इशू करता है मैम? 1 रुपी नोट बेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो यहाँ पर आरबीआई सारे करेंसी नोट्स इशू करता है लेकिन एक 1 रुपी नोट को इशू नहीं करता। क्वाइंस भी आरबीआई इशू नहीं करता है। तो 1 रुपी नोट एंड क्वाइंस ये बेटा कौन इशू करता है? ये इशू करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार रिकॉल कर लेंगे कि यहाँ पर बेटा आरबीआई जो है वो सारे के सारे करेंसी नोट्स इशू करता है सिर्फ 1 रुपी नोट को छोड़कर, और जो क्वाइंस है वो भी आरबीआई इशू नहीं करता। तो 1 रुपी नोट एंड क्वाइंस कौन इशू करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ज़रूर बतानी है। अब दूसरी बात करेंगे, देखिए जब भी इतनी बड़ी अथॉरिटी, इतनी बड़ी पावर जब सेंट्रल बैंक को दी गई है कि वो मनी को इशू कर सकता है, तो उसके लिए एक लीगल रिक्वायरमेंट भी है, यानी कि एक बाय लॉ एक चीज़ है जो उसको ज़रूर फुलफिल करनी है, लीगल रिक्वायरमेंट, दैट इज मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मिनिमम रिजर्व सिस्टम में क्या है बेटा कि सेंट्रल बैंक को अथॉरिटी दी गई है टू इशू द करेंसी, तो उसके लिए मिनिमम रिजर्व सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा सेंट्रल बैंक को। बेसिकली सेंट्रल बैंक को मिनिमम 200 करोड़ का रिजर्व रखना पड़ता है। ठीक है, उसमें से 115 करोड़ कैन बी इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, वो गोल्ड की फॉर्म में हो, एंड ₹85 करोड़ फॉरेक्स की फॉर्म में, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज की फॉर्म में, फॉरेन करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज की फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको ज़रूर मेंशन करनी है बैंक ऑफ इशू में ही। अब आगे मेरिट्स क्या है, देखिए बैंक ऑफ इशू का मेरिट्स ये है कि गवर्नमेंट बहुत ही इजी सुपरविजन रख सकती है, क्योंकि करेंसी को इशू करने की अथॉरिटी एक के हाथ में है, दैट इज सेंट्रल बैंक। तो गवर्नमेंट को सिर्फ सेंट्रल बैंक को सुपरवाइज करना तो ईजी हो जाता है सुपरविजन। ये मेरिट्स हम किसकी बात कर रहे हैं? मेरिट्स हम बात कर रहे हैं कि सेंट्रल बैंक को इशू ऑफ करेंसी की अथॉरिटी दी गई है, उस चीज के एडवांटेजेस। तो एक तो इजी सुपरविजन बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बहुत ही इजीली सुपरवाइज कर सकती है। ठीक है, दूसरा बेटा पब्लिक फेथ, लोगों का ट्रस्ट और ज्यादा बिल्टअप हो जाता है सेंट्रल बैंक में। तीसरा बेटा सेंट्रल बैंक इजीली मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि देखो मनी इशू ही सेंट्रल बैंक कर रहा है, तो कंट्रोल भी इजीली सेंट्रल बैंक कर पाएगा ना। जब सेंट्रल बैंक को लग रहा है कि मनी की सप्लाई इंक्रीज कर देनी चाहिए इकोनॉमी में, तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा? ज़्यादा इशू करेगा मनी को, राइट? तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बेटा यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी मतलब सिमिलैरिटी रखना। आप जैसे देखो 2000 रुपीज़ के नोट्स हैं, सारे सेम साइज के हैं, सेम कलर के हैं, सेम ही उस पर वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, सेम ही पर्सन के साइन है, तो ये सब क्या है? वो सारी चीज़ें सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन की जा सकती है, क्योंकि एक ही है, सेंट्रल बैंक को ही इशू ऑफ करेंसी का राइट है। ठीक है, चलिए
अब नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं बेटा इसके, विच इज बैंकर टू द गवर्नमेंट। देखिए हमारा बैंक जो होता है वो कमर्शियल बैंक है ना। जनरल पब्लिक का बैंक कौन है? कमर्शियल बैंक है। और जो गवर्नमेंट का बैंक है और कमर्शियल बैंक्स का बैंक है वो है सेंट्रल बैंक। तो हमें अगर कभी भी कोई बैंक अकाउंट खुलवाना हो, हमें मतलब जनरल पब्लिक को, तो हम कहाँ जाते हैं? कमर्शियल बैंक जाते हैं, क्योंकि हमारा बैंक कमर्शियल बैंक है, राइट। हमें कोई लोन लेना हो तो हम कमर्शियल बैंक के पास जाते हैं, हमें कोई फाइनेंशियल एडवाइस लेनी हो तो हम कमर्शियल बैंक के पास जाते हैं, राइट। तो ऐसे ही गवर्नमेंट का बैंकर कौन है बेटा? सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारा बैंक कमर्शियल बैंक है। सो गवर्नमेंट का जो बैंक अकाउंट मेंटेन होता है वो कौन करता है? वो सेंट्रल बैंक करता है। तो सेंट्रल बैंक मेंटेन्स द गवर्नमेंट बैंक अकाउंट। ओके। दूसरा, लोन भी प्रोवाइड करता है ये गवर्नमेंट को जब भी गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म लोन की नीड होती है, ठीक है। तो इट लेंड्स टू द गवर्नमेंट। जैसे हमें लोन चाहिए हो तो हम कमर्शियल बैंक के पास जाते हैं, क्योंकि कमर्शियल बैंक हमारा बैंक है। ऐसे ही बेटा जब गवर्नमेंट को भी लोन चाहिए हो तो गवर्नमेंट कहाँ जाता है? गवर्नमेंट भी सेंट्रल बैंक के पास जाती है, ठीक है। थर्ड, कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस यानी कि फाइनेंशियल मैटर्स पे एडवाइस चाहिए हो, सजेशन चाहिए हो, ओपिनियन चाहिए हो बेटा, तो गवर्नमेंट किसके पास जाएगी? सेंट्रल बैंक के पास, क्योंकि गवर्नमेंट का बैंक कौन है? सेंट्रल बैंक है। नेक्स्ट, एजेंट ऑफ गवर्नमेंट। सेंट्रल बैंक को बेटा एजेंट ऑफ गवर्नमेंट बोला जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट की कोई भी इनकम आती है तो सेंट्रल बैंक रिसीव कर लेता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे, और गवर्नमेंट की कोई भी पेमेंट करनी हो तो सेंट्रल बैंक कर देता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे। तो इसीलिए सेंट्रल बैंक को एजेंट ऑफ गवर्नमेंट भी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, बैंकर टू द बैंक्स। अब सेंट्रल बैंक सिर्फ गवर्नमेंट का बैंक नहीं है, सेंट्रल बैंक जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, यहाँ पे बैंक्स जो है ये कमर्शियल बैंक्स हैं, जितने भी बेटा कमर्शियल बैंक्स हैं उन सब का क्या है? वो बैंकर है, ठीक है। यानी कि इन सब बैंक्स के अकाउंट कहाँ मेंटेन है बेटा? सेंट्रल बैंक के पास। तो मेंटेन्स द बैंक अकाउंट ऑफ ऑल द कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। दूसरी चीज, लैंड लोन्स। कभी भी अगर कमर्शियल बैंक्स को लोन की ज़रूरत हो बेटा तो कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास जाता है लोन लेने के लिए। मैम कभी बैंक को भी शॉर्टेज हो जाती है कि उसे भी लोन की नीड पड़ती है? बैंक को भी शॉर्टेज हो जाती है क्या मनी की? यस बेटा, बैंक को भी शॉर्टेज हो जाती है मनी की, तो कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास जा सकता है लोन के लिए, ठीक है। तो दोनों टाइप के लोन ये देता है, शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग टर्म लोन्स भी ये प्रोवाइड करता है कमर्शियल बैंक को, शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग टर्म भी। क्या मैम आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चार्ज करता है कमर्शियल बैंक को लोन देने का? यस बेटा, डेफिनेटली करता है। शॉर्ट टर्म लोन देने के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है उसको हम बोलते हैं रेपो रेट। लॉन्ग टर्म लोन देने के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है उसे हम बोलते हैं बैंक रेट। जनरली बच्चों को लगता है बैंक रेट और रेपो रेट सेम है, जबकि ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। रेपो रेट इज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज चार्ज बाय द सेंट्रल बैंक फॉर गिविंग शॉर्ट टर्म लोन्स टू द कमर्शियल बैंक, एंड वेयर एज बैंक रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज चार्ज बाय द सेंट्रल बैंक टू लेंड लॉन्ग टर्म लोन्स टू द कमर्शियल बैंक। ओके, नेक्स्ट बेटा, कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए हो तो कमर्शियल बैंक किसके पास जाएगा? सेंट्रल बैंक के पास जाएगा। ओके, और यहाँ पर आप बोल सकते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, इसका अलग से भी है बेटा फंक्शन, लेकिन हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट क्या होता है? लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट एक इंग्लिश फ्रेज है जिसका मतलब है अंतिम समय का साथी। जब बेटा कोई भी कमर्शियल बैंक बैंकरप्ट हो जाता है, मतलब जिसका दिवाला निकल जाता है कि अब वो पैसा वापस नहीं कर पाता अकाउंट होल्डर्स को, तो उस टाइम पे सेंट्रल बैंक है जो कमर्शियल बैंक की हेल्प करता है।
सेंट्रल बैंक को मदर ऑफ ऑल बैंक्स भी बोला जाता है। जैसे हमारी मदर होती है ना, कि कोई भी बैड टाइम हमारा आया, वर्स्ट टाइम हमारा आया, तो हमारी मदर हमारा साथ देती है। तो इन द सेम वे सेंट्रल बैंक को भी मदर बोला गया ऑफ ऑल द कमर्शियल बैंक्स, कि कभी भी कमर्शियल बैंक के पास कोई डिफिकल्टी टाइम पीरियड चल रहा है, बैंकरप्ट हो गया है कोई कमर्शियल बैंक, तो सेंट्रल बैंक ही है जो आकर उसकी हेल्प करेगा। ठीक है, इसीलिए सेंट्रल बैंक को क्या बोला जाता है? लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। और जो पॉइंट बेटा आपको लिखने हैं बैंकर टू द बैंक्स में, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। कस्टोडियन मतलब होता है बेटा रखवाला। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि कैश रिजर्व रेशियो होता है वो परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट जो कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास रखवाता है। तो यही वो चीज़ है कि कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास कैश रिजर्व रखवाने आता है, तो सेंट्रल बैंक उसका कैश रिजर्व रख लेता है। तो कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व मतलब सेंट्रल बैंक के पास जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनका जो रिजर्व है, कैश रिजर्व, वो कहाँ रखा जाता है? सेंट्रल बैंक उसको आराम से अपने पास रखता है। ठीक है, सो कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट फंक्शन पे इसके। तो अब बेटा बात करेंगे क्लियरिंग हाउस फंक्शन। देखो, इसको समझने के लिए ध्यान रखो कि आजकल बेटा इंटर बैंक चेक ट्रांजैक्शंस अलाउड है। इंटर बैंक चेक ट्रांजैक्शंस, इंटर बैंक चेक ट्रांजैक्शंस क्या है बेटा? मान लो मैंने किसी बच्चे को ट्यूशन क्लासेस दी, ठीक है, उस बच्चे ने मुझे फीस पे करी चेक के थ्रू। ठीक है, उस बच्चे ने मुझे आईसीआईसीआई बैंक का चेक दिया 15,000 रुपीज का। ठीक है, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, ये जो आईसीआईसीआई बैंक का चेक मेरे पास है, क्या मैं आईसीआईसीआई बैंक की ब्रांच पे जाके ही इसे एनकैश करा सकती हूँ या किसी भी बैंक के पास जा सकती हूँ? लाइक मैं एसबीआई के पास जा सकती हूँ या नहीं, मैं एचडीएफसी के पास जा सकती हूँ या नहीं? तो यहाँ पर बेटा मैं आपको बता दूं कि अगर मेरे को किसी ने पेमेंट करनी थी और उसने मुझे चेक पकड़ा दिया 15,000 रुपीज का, तो वो आईसीआईसीआई बैंक का चेक है। तो अब आज के एरा में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप किसी भी बैंक के पास जाके इस चेक को एनकैश करा सकते हो। तो लेट सपोज बेटा मैं चली गई एचडीएफसी में, ओके, एचडीएफसी बैंक में मैं गई और मैंने ये वाला चेक वहां पर डिपॉजिट कर दिया, तो एचडीएफसी बैंक वालों ने मुझे 15,000 रुपीज एनकैश दे दिए, राइट। लेकिन अब ये एचडीएफसी वालों ने किसके पैसे दिए? आईसीआईसीआई बैंक से। अब ये एचडीएफसी किससे मांगेगा? आईसीआईसीआई बैंक से मांगेगा कि तुम्हारा चेक मेरे पास आया था और मैंने एनकैश किया है 15,000 रुपीज मेरे बैंक अकाउंट में, अब तुम डाल दो, है ना। तो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक के पास बेटा सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक का थोड़ी चेक आया होगा, और बहुत सारे बैंक्स के चेक आए होंगे जो एचडीएफसी ने एनकैश किए होंगे, और अब एचडीएफसी को उन वेरियस बैंक से पैसा कलेक्ट करना है, राइट। तो अब यहाँ पर बैंक एक दूसरे से नहीं मिलते, ये काम कौन कर देता है? इनके चेकिंग क्लेम्स को सेटल करने का सेंट्रल बैंक। अब मैं बताती हूँ कैसे। देखिए बेटा, सेंट्रल बैंक जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हर एक कमर्शियल बैंक का अकाउंट मेंटेन करता है। तो इस सेंट्रल बैंक के पास बेटा आईसीआईसीआई का भी अकाउंट है, आईसीआईसीआई बैंक का, साथ में एचडीएफसी बैंक का भी बैंक अकाउंट है। तो अब सेंट्रल बैंक क्या करेगा? आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट में से निकाल के एचडीएफसी के बैंक अकाउंट में 15,000 रुपीज ट्रांसफर कर देगा, राइट। और बाकी के जो भी इसके चेक क्लेम्स है, जैसे ये तो एक एग्जाम्पल था, जितने भी होते हैं वो सारे के सारे सेटल कर देगा, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक को इसलिए क्लियरिंग हाउस फंक्शन बोला जाता है कि सेंट्रल बैंक क्लियर करता है बेटा इनके चेक क्लेम्स को। इससे हर एक बैंक का टाइम और एफर्ट्स बचते हैं, नहीं तो हर एक बैंक एक दूसरे को मिलने में ही लगे रहेंगे कि ये वाला चेक है, वो वाला चेक इन कैश करो, ये करो, वो करो, है ना। तो आरबीआई डायरेक्टली ये चेक क्लेम्स को क्या कर देता है? सेटल कर देता है। तो ये इसे बोलते हैं बेटा क्लियरिंग हाउस फंक्शन। नेक्स्ट, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, जो मैंने आपको अभी बताया। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट एक इंग्लिश फ्रेज है जिसका मतलब होता है अंतिम समय का साथी।
तो सेंट्रल बैंक को बेटा लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट बोला जाता है, क्योंकि जब भी कमर्शियल बैंक बैंकरप्ट हो जाता है, बैंकरप्ट मतलब दिवाला निकल जाना, अब बैंक जो है वो किसी का पैसा वापस नहीं कर पा रहा है, तो उस टाइम पे सेंट्रल बैंक ही होता है जो कमर्शियल बैंक की हेल्प करता है। इतने डिफिकल्ट टाइम पीरियड में सेंट्रल बैंक ही सामने आता है कमर्शियल बैंक की हेल्प करने के लिए, ठीक है। इसीलिए सेंट्रल बैंक को मदर ऑफ ऑल बैंक्स भी बोला जाता है। सो दिस इज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। सेंट्रल बैंक कैसे कंट्रोल करता है मनी सप्लाई को, सेंट्रल बैंक कैसे कंट्रोल करता है मनी सप्लाई को, यानी कि सेंट्रल बैंक का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो कि है सेंट्रल बैंक एज अ कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। तो अब इसमें बेटा बहुत सारे टूल्स हैं जिसके थ्रू सेंट्रल बैंक क्या करता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, लेकिन सारे के सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। जो टूल्स इंपॉर्टेंट है वो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो भी पॉलिसी सेंट्रल बैंक अप्लाई करता है टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई कितनी होनी चाहिए, पैसा कितना होना चाहिए, कब इकोनॉमी में मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है, कब इकोनॉमी में मनी सप्लाई को डिक्रीज करना है, तो सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है अपनी एक पॉलिसी को यूज करके, जिस पॉलिसी का नाम है मॉनेटरी पॉलिसी। फर्दर इस पॉलिसी में मैं आपको ये बता दूं बेटा, मॉनेटरी पॉलिसी में जो भी टूल्स हैं, टूल्स को बेटा आप इंस्ट्रूमेंट्स भी बोल सकते हो या आप मेजर्स भी बोल सकते हो, ठीक है। जो भी मेजर्स है बेटा इसके मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर, जो भी टूल्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मेजर्स हैं जो सेंट्रल बैंक यूज करता है टू कंट्रोल द मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का मतलब है मनी सप्लाई को कब इंक्रीज करना है इकोनॉमी में और कब डिक्रीज करना चाहता है सेंट्रल बैंक। तो उसको कंट्रोल करने के जो भी टूल्स हैं उन्हें बेटा दो में डिवाइड किया गया है। एक है क्वांटिटेटिव टूल्स, एक है बेटा क्वालिटेटिव टूल्स। ओके तो यहां पर समझेंगे बेटा क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टूल्स में क्या डिफरेंस होता है। देखो, क्वांटिटेटिव टूल्स डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं मनी सप्लाई को, लेकिन जो क्वालिटेटिव टूल्स है वो इनडायरेक्टली कंट्रोल करते हैं मनी सप्लाई को। अब जो चीजें डायरेक्टली कंट्रोल करती हैं किसी भी चीज को, तो वो बहुत जल्दी असर दिखाती हैं, उनका आउटकम बहुत जल्दी नजर आता है। तो क्वांटिटेटिव टूल्स ज्यादा इफेक्टिव होते हैं इन कंट्रोलिंग द मनी सप्लाई एज कंपेयर टू क्वालिटेटिव टूल, क्योंकि जो क्वालिटेटिव टूल्स है वो इनडायरेक्टली कंट्रोल करते हैं मनी सप्लाई को। अब हम देखेंगे क्वांटिटेटिव टूल्स और क्वालिटेटिव टूल्स में कौन कौन से टूल्स इंपॉर्टेंट हैं। तो बेटा अगर क्वांटिटेटिव टूल्स की मैं बात करूं ना, तो इसमें इंपॉर्टेंट है CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशो, SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, बैंक रेट और ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ये क्वांटिटेटिव टूल्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर बेटा जो भी बच्चे हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं कि हम इस चैप्टर का मनी एंड बैंकिंग का पार्ट 1 अपलोड कर चुके हैं। तो बेटा पार्ट 2 देखने से पहले ना आप पार्ट 1 पहले देखिएगा, क्योंकि बहुत सी चीजें इंटरलिंक्ड हैं, ठीक है। तो पहले पार्ट 1 देखिए। अगर आपने पार्ट 1 अभी नहीं देखा है तो हमने बेटा डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो उस लिंक से आप पहले पार्ट 1 को देख कर आइए और फिर हमारी इस पार्ट 2 को आप देखिए। चलिए, तो यहाँ पर क्वांटिटेटिव टूल्स में ये चार चीजें इंपॉर्टेंट है, CRR, SLR, बैंक रेट एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन, जो 1 बाय 1 हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट बेटा क्वालिटेटिव टूल्स। क्वालिटेटिव टूल्स में इंपॉर्टेंट है मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब पहले मैं आपको ये बता दूं क्वेश्चन किस तरीके का आता है। देखिए, पूरा का पूरा क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, एक्सप्लेन सेंट्रल बैंक एज ए कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई, नेवर, कभी भी आज तक ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ऐसा नहीं आएगा। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके के आने वाले हैं बेटा। यहाँ पे एक्सप्लेन CRR as a controller measure, as a control measure of money supply, ठीक है, कि मतलब CRR से मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल किया जाता है। या यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाएगा SLR, है ना, या यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाएगा बैंक रेट। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, या इस तरीके का क्वेश्चन बन जाएगा हाउ मार्जिन रिक्वायरमेंट हेल्प इन कंट्रोलिंग द मनी सप्लाई,
मनी सप्लाई। इस तरीके से बेटा क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक टूल 3 मार्क्स का पूछा जाता है, तो अगर 2 टूल्स पूछ लिए, हो सकता है एक ही क्वेश्चन में 2 टूल्स पूछ लिए जाए, जो कि एक 6 मार्क क्वेश्चन भी बन सकता है। तो आइए बेटा 1 बाय 1 हम अब अंडरस्टैंड करेंगे इन टूल्स को कि ये है क्या। देखिए पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था CRR क्या होता है ना। तो मैंने बेटा CRR की फुल फॉर्म आपको बताई थी, यहाँ पे भी एक बार रिकॉल करवा देती हूँ। देखो फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशो, कैश रिजर्व रेशो। अब ये कैश रिजर्व रेशो क्या होती है? कैश रिजर्व रेशो होता है वो परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट जो कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास रखवाना पड़ता है बिफोर लेंडिंग द लोन्स टू द पब्लिक। पब्लिक को लोन देने से पहले जो कुछ परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास रखवाना पड़ता है उसे हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो, ठीक है। अब देखो बेटा, लेट सपोज कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट आया 1 लाख का एंड CRR है 10%। तो इसका मतलब क्या है कि डिपॉजिट में से CRR कितना रखवाना पड़ेगा साइड में? CRR का अमाउंट आएगा बेटा 10% ऑफ 1 लाख, यानी कि 10,000 रुपीज। 10,000 रुपीज तो कमर्शियल बैंक को CRR का अमाउंट साइड में करना पड़ेगा, बाकी का अमाउंट क्या कर देगा? लोन दे सकता है ना। तो लेंडिंग कैपेसिटी यहाँ पर कमर्शियल बैंक की कितनी रहने वाली है? 1 लाख में से 1,000 रुपीज साइड में कर दिए, 90,000 यहाँ पर वो क्या दे सकता है? लोन दे सकता है पब्लिक को। आगे देखते हैं अब दूसरा एग्जाम्पल, उसमें मैं सिर्फ CRR का रेट चेंज कर रही हूँ, डिपॉजिट सेम है। CRR बेटा लेट सपोज 20% हो जाता है, 20% हो जाता है तो CRR का अमाउंट यानी कि 20,000 रुपीज क्या करना पड़ेगा? साइड में करना पड़ेगा कमर्शियल बैंक को, सेंट्रल बैंक के पास रखवाना पड़ेगा 1 लाख का 20%, है ना। तो यानी कि इस टाइम पे कितना लोन वो दे पाएगा? इस टाइम पे वो लोन दे पाएगा 80,000 रुपीज का, ठीक है। तो यहां पर बेटा आप देख पा रहे हैं कि जो CRR होता है, जो कैश रिजर्व रेशो होता है, वो कमर्शियल बैंक की लेंडिंग कैपेसिटी को क्या करता है? अफेक्ट करता है। जब कमर्शियल बैंक की लेंडिंग कैपेसिटी ही कम हो जाएगी तो आगे इकोनॉमी में मनी भी क्या होगी? कम ही तो जाएगी। तो यानी कि बेटा यहां पर हम देखेंगे कि CRR अगर इंक्रीज कर दिया जाता है, सेंट्रल बैंक CRR का रेट डिसाइड करता है कि कितना होगा, 10% होगा, 20% होगा, कितना होगा। अगर बेटा CRR सेंट्रल बैंक क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है, तो उससे क्या होता है? उससे ज्यादा सारा अमाउंट सेंट्रल बैंक के पास रखवाना पड़ता है कमर्शियल बैंक को, जिसकी वजह से उसकी लेंडिंग कैपेसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। लेंडिंग कैपेसिटी मतलब जितना वो लोन लोगों को दे सकता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो जब लेंडिंग कैपेसिटी ही कम हो जाती है तो मतलब लोगों के पास लोन का पैसा कम जाता है। जब लोगों के पास लोन का पैसा कम जा रहा है तो यानी कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई क्या हो रही है? कम हो रही है। तो जब भी सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को कम करना चाहता है बेटा, तो उस टाइम पे सेंट्रल बैंक CRR को इंक्रीज कर देता है। और अब इसका दूसरा इफेक्ट देखेंगे, अगर CRR डिक्रीज हो जाएगा, अगर CRR डिक्रीज हो जाएगा तो मतलब अब डिपॉजिट में से कम अमाउंट को सेंट्रल बैंक के पास रखवाना पड़ेगा कमर्शियल बैंक को। अब ज्यादा सारा अमाउंट कमर्शियल बैंक के पास अवेलेबल रहेगा लेंड करने के लिए, लोगों को लोन देने के लिए। तो यानी कि यहाँ पर जो कमर्शियल बैंक की लेंडिंग कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी बेटा? इंक्रीज हो जाएगी। तो अब क्योंकि कमर्शियल बैंक की लेंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो गई है तो कमर्शियल बैंक ज्यादा से ज्यादा लोन देगा पब्लिक को, जिसकी वजह से पब्लिक के पास पैसा जाएगा इकोनॉमी में, यानी कि मनी सप्लाई क्या हो जाएगी बेटा? मनी सप्लाई इकोनॉमी में इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर CRR को इंक्रीज करना होगा अगर सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को कम करना चाहता है इकोनॉमी में, और CRR को डिक्रीज करना होगा अगर सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को इंक्रीज करना चाहता है इकोनॉमी में। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा SLR की। अब ये SLR क्या होता है? ये होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। अब ये वो परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट है जो कमर्शियल बैंक अपने पास रखता है बिफोर लेंडिंग लोन टू द पब्लिक। पब्लिक को लोन देने से पहले जो परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना होता है वो होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ठीक है। लेट सपोज बेटा डिपॉजिट है
1 लाख के, और अभी SLR का रेट है 10%। तो यानी कि SLR का कितना अमाउंट साइड में रखना पड़ेगा कमर्शियल बैंक को अपने पास? रखना पड़ेगा बेटा 1 लाख का 10% यानी कि 10,000 रुपीज अपने पास रखना पड़ेगा आउट ऑफ द डिपॉजिट्स ऑफ 1 लाख। और बाकी का क्या दे पाएगा? लेंड कर पाएगा। तो यानी कि लेंडिंग कैपेसिटी कितनी है यहाँ पर? लेंडिंग कैपेसिटी है बेटा 90,000। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। लेट सपोज डिपॉजिट तो 1 लाख ही है, लेकिन जो SLR का रेट है वो 20% हो गया है। तो मतलब अब कमर्शियल बैंक को अपने पास 20,000 रुपीज रखने पड़ेंगे, यानी कि 20% ऑफ 1 लाख। 20,000 रुपीज अपने पास रखने पड़ेंगे, मतलब अब लेंड कितना कर पाएगा? 80,000 रुपीज लेंड कर पाएगा। ठीक है, तो यानी कि बेटा आप देखो कि जैसे ही SLR का रेट बढ़ा 10% से 20% हुआ, तो बैंक की लेंडिंग कैपेसिटी क्या हो गई? कम हो गई, 90,000 से 80,000 हो गई। तो यही कुछ ऐसा होता है कि अगर SLR का रेट भी बेटा सेंट्रल बैंक ही डिसाइड करता है, तो अगर सेंट्रल बैंक SLR का रेट इंक्रीज कर देता है, SLR का जब रेट इंक्रीज होता है तो कमर्शियल बैंक की जो लेंडिंग कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। सेम है CRR ही है ये, है ना, इफेक्ट मतलब सेम है। जैसे वो भी इंक्रीज होता है तो लेंडिंग कैपेसिटी कम तो मनी सप्लाई कम, तो यहाँ पर भी वही सेम इफेक्ट है बेटा। आगे मनी सप्लाई क्या हो गई? कम हो गई। और इसका वाइस वर्सा, अगर SLR का रेट कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो यानी कि कम पैसा अब कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना पड़ेगा डिपॉजिट्स में से, तो ज्यादा वो लेंड कर पाएगा, तो लेंडिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। लेंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। अगर सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को डिक्रीज करना चाहता है तो SLR का रेट सेंट्रल बैंक को इंक्रीज करना होगा, और अगर सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को इंक्रीज करना चाहता है तो SLR का रेट सेंट्रल बैंक को डिक्रीज करना होगा। अब आगे चलते हैं, बैंक रेट। अब ये बैंक रेट क्या है? देखो बेटा, जब कमर्शियल बैंक को लोन की जरूरत पड़ती है तो कमर्शियल बैंक किससे लोन लेता है? कमर्शियल बैंक लोन लेता है सेंट्रल बैंक से। अब मैम क्या सेंट्रल बैंक कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है कमर्शियल बैंक को लोन देने के लिए? यस बेटा, डेफिनेटली चार्ज करता है। देखो सेंट्रल बैंक दो टाइप के रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है, ROI मींस रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक होता है बेटा बैंक रेट, एक होता है रेपो रेट। बैंक रेट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो कमर्शियल बैंक से चार्ज करता है सेंट्रल बैंक फॉर लेंडिंग लॉन्ग टर्म लोन्स टू द कमर्शियल बैंक। लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए बैंक रेट चार्ज करता है, ठीक है। और जो शॉर्ट टर्म लोन देने के लिए कमर्शियल बैंक को कमर्शियल बैंक से रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है सेंट्रल बैंक, उसे हम बोलते हैं रेपो रेट, शॉर्ट टर्म लोन के लिए, ठीक है। अब ये तो हो गई बैंक रेट और रेपो रेट के बारे में बात, ठीक है। अब हम बात करेंगे मैम ये तो चलो सेंट्रल बैंक चार्ज कर रहा है कमर्शियल बैंक को लोन देने के लिए, कमर्शियल बैंक जब पब्लिक को लोन देता है तो वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो बेटा उसे हम बोलते हैं लेंडिंग रेट। लेंडिंग रेट, लेंडिंग रेट ये वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कमर्शियल बैंक चार्ज करता है पब्लिक से फॉर लेंडिंग द लोन्स टू द पब्लिक। अब देखो बेटा, अब हम उस सिचुएशन की बात करें जिसमें पब्लिक कमर्शियल बैंक से लोन मांग रही है लेकिन कमर्शियल बैंक के पास पैसा नहीं है लोन देने को। तो कमर्शियल बैंक ने सोचा मैं ऐसा करता हूं, सेंट्रल बैंक से बोरो कर लेता हूं, लोन ले लेता हूं सेंट्रल बैंक से और आगे पब्लिक को लोन दे दूंगा। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या आएगी? प्रॉब्लम ये आएगी, देखो बेटा कमर्शियल बैंक का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। लेट सपोज देखो यहां पर लेट सपोज ये है कमर्शियल बैंक, ये है सेंट्रल बैंक और ये है बेटा पब्लिक, है ना। अब कमर्शियल बैंक ने लोन लिया किससे? सेंट्रल बैंक से, टू गिव द लोन टू द पब्लिक। अब लेट सपोज सेंट्रल बैंक ने चार्ज किया कमर्शियल बैंक से 10% तो लोन देने के लिए। तो अब आपको क्या लगता है कमर्शियल बैंक आगे पब्लिक से भी 10% लेगा? नहीं,
कमर्शियल बैंक का मेन मोटिव होता है बेटा प्रॉफिट अर्न करना, तो कमर्शियल बैंक इससे 10% से तो ऊपर ही लेगा पब्लिक से। लेट सपोज पब्लिक से उसने लिया 15%, ठीक है, तो बैंक रेट यहाँ पर 10% है, बट जो लेंडिंग रेट है वो कितना है बेटा 15%। आगे अगर अब दूसरी सिचुएशन देखते हैं, अगर बेटा सेंट्रल बैंक ने कमर्शियल बैंक को लोन दिया 20% पे, तो आगे कमर्शियल बैंक पब्लिक को लोन कितना देगा 30% पे, है ना। तो आप देख रहे हो अगर सेंट्रल बैंक रीजनेबल कमर्शियल बैंक से रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है, तो आगे कमर्शियल बैंक भी रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पब्लिक से चार्ज करेगा। अगर सेंट्रल बैंक ही कम चार्ज करेगा कमर्शियल बैंक से रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आगे कमर्शियल बैंक भी पब्लिक को नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे पाएगा। लेकिन अगर, तो आप देख रहे हो बेटा इस डायग्राम से कि सेंट्रल बैंक कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कमर्शियल बैंक से चार्ज करता है फॉर लेंडिंग द लोन, उससे कहीं ऊपर ही जाता है लेंडिंग रेट, है ना। तो मतलब बैंक रेट के ऊपर कहीं ना कहीं लेंडिंग रेट डिपेंडेंट है, राइट। अगर सेंट्रल बैंक लो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करके कमर्शियल बैंक को लोन देगा, तो आगे कमर्शियल बैंक पब्लिक को भी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट ही चार्ज करेगा फॉर गिविंग द लोन टू द पब्लिक, राइट। लेकिन अगर सेंट्रल बैंक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा, मतलब हाई बैंक रेट चार्ज करेगा, तो आगे कमर्शियल बैंक पब्लिक को और हाई पे देगा, मतलब लेंडिंग रेट और ज्यादा हाई रहेगा। तो अब यहाँ पे आपने देखा कि बैंक रेट का इफेक्ट कहीं ना कहीं किस पे आता है, लेंडिंग रेट पे। अब बात करेंगे इससे मनी सप्लाई कैसे कंट्रोल होती है बैंक रेट से, तो देखते हैं बेटा। देखिए जब सेंट्रल बैंक बैंक रेट को इंक्रीज कर देता है, तो उससे क्या होगा, लेंडिंग रेट और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। लेंडिंग रेट इंक्रीजेस, जब लेंडिंग रेट बहुत ज्यादा हाई होता है बेटा, तो अपने आप जो बोरोवर्स होते हैं, मतलब जो लोन मांग रहे होते हैं, वो पीछे हट जाते हैं कि हमें लोन नहीं चाहिए इतने हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, लोन इस टाइम क्या मिल रहा है, कॉस्टली मिल रहा है। तो यहां पर बेटा बोरोवर्स यानी कि जो लोन मांग रहे थे, बोरोवर्स अपने आप डिस्करेज हो जाएंगे टू टेक द लोन। तो जब लोग लोन लेंगे ही नहीं, तो पैसा कैसे जाएगा इकोनॉमी में, है ना। तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि पैसा ही नहीं जाएगा इकोनॉमी में, क्योंकि लोग लोन लेने को तैयार ही नहीं है। अब दूसरी चीज देखते हैं, अगर बैंक रेट बेटा डिक्रीज हो जाता है, तो लेंडिंग रेट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जब लेंडिंग रेट डिक्रीज होता है ना, तो बोरोवर्स काफी एक्टिव हो जाते हैं टू टेक द लोन, क्योंकि काफी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन उन्हें मिल रहा है ना। तो बोरोवर्स एनकरेज हो जाते हैं टू टेक द लोन, बोरोवर्स एनकरेज टू टेक द लोन, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है, मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है इकोनॉमी में, क्योंकि बहुत सारे लोग लोन मांगते हैं, तो कमर्शियल बैंक लोन दे भी देता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से बेटा बैंक रेट कंट्रोल करता है मनी सप्लाई को। यानी कि हमने क्या देखा, अगर सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को कम करना चाहता है इकोनॉमी में, तो सेंट्रल बैंक रेट को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। और अगर सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को इंक्रीज करना चाहता है इकोनॉमी में, तो बैंक रेट को सेंट्रल बैंक क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा। तो इन शॉर्ट अभी आपने तीनों का अगर मैं बोलूं तो क्या देखा, CRR, SLR और बैंक रेट। तो आपने यही देखा बेटा, अगर मनी सप्लाई कम करनी है सेंट्रल बैंक को, मनी सप्लाई को कम करना है, तो उस टाइम पे सेंट्रल बैंक इन तीनों चीजों को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और अगर मनी सप्लाई इंक्रीज करनी है सेंट्रल बैंक को इकोनॉमी में, तो इन तीनों चीजों को सेंट्रल बैंक क्या करता है, डिक्रीज करता है, राइट। अब बेटा रेपो रेट का क्या इफेक्ट होगा, रेपो रेट का भी यही सेम इफेक्ट होने वाला है जो बैंक रेट का है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे अब हम बात करेंगे बेटा ओपन मार्केट ऑपरेशंस की। अब जैसे कि हम जानते हैं कि गवर्नमेंट का बैंक कौन है, सेंट्रल बैंक है। जब भी गवर्नमेंट के कोई बॉन्ड्स इशू होते हैं या शेयर्स इशू होते हैं, तो वो सेंट्रल बैंक करता है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। अब देखिए, जब सेंट्रल बैंक ये चाहता है कि लोगों के पास पैसा कम हो जाए, मनी सप्लाई यानी कि क्या हो जाए, इकोनॉमी में कम हो जाए, तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, सेंट्रल बैंक इशू कर देता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, गवर्नमेंट की
सिक्योरिटीज को इशू कर देता है लोगों के बीच में। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करने का क्या मतलब है कि गवर्नमेंट के शेयर्स इशू कर दिए ओपन मार्केट में, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स इशू कर दिए, गवर्नमेंट के डिबेंचर्स इशू कर दिए ओपन मार्केट में। तो क्या होगा, तो इससे ये होगा बेटा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा लगाएंगे लोग, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदने के लिए लोग पैसा देंगे, तो अब पैसा किसके पास आ जाएगा, सेंट्रल बैंक के पास आ जाएगा लोगों से। तो लोगों के पास पैसा क्या हो गया, कम हो गया। तो कैश विद पब्लिक विल डिक्रीज, है ना, क्योंकि बेटा पब्लिक पैसा लगा रही है इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदने में। पब्लिक के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज चली गई, लेकिन पब्लिक से पैसा सेंट्रल बैंक की तरफ चला गया, गवर्नमेंट की तरफ चला गया। तो ये होता है इशू करना गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को इशू करने से मनी सप्लाई कम हो जाती है। अब दूसरी बात, जब मनी सप्लाई इंक्रीज करनी है तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, तो बेटा सेंट्रल बैंक जो मतलब लोगों के पास अभी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज हैं, गवर्नमेंट के शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर्स हैं, तो वो खरीदना शुरू कर देगा पब्लिक से ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के बिहाफ पे क्या किया जाएगा, परचेज की जाएंगी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज जो लोगों के पास हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम पब्लिक। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अब सेंट्रल बैंक यानी कि गवर्नमेंट से, बेसिकली सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के बिहाफ पे ही तो पेमेंट करेगा ना, तो सेंट्रल बैंक से पैसा पब्लिक के पास चला जाएगा, है ना, तो लोगों के पास पैसा आ जाएगा, तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, जब जब पब्लिक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेच देगी सेंट्रल बैंक को। ठीक है, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन बेटा यही होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन कि इशू करना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को एंड परचेज करना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को इन द ओपन मार्केट। दिस इज कॉल्ड ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो इस तरीके से ओपन मार्केट को यूज किया जाता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। जब मनी सप्लाई को डिक्रीज करना होता है तो इशू कर दिया जाता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ओपन मार्केट में बेचने के लिए, और जब मनी सप्लाई को इंक्रीज करना होता है पब्लिक में तो परचेज की जाती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम द पब्लिक। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा मार्जिन रिक्वायरमेंट की। मार्जिन रिक्वायरमेंट जो कि हमारा क्वालिटेटिव टूल है। अब ये मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है और ये कैसे हेल्प करता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स के बारे में मैंने यहाँ पे बेटा बात करी है। सारे के सारे टूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी टूल को मेक श्योर आप छोड़कर नहीं जाएंगे। चलिए केस 1 की बात करते हैं। देखिए बेटा, जैसे हमें पता है कि हमें अगर बैंक से लोन लेना होता है तो हमें कोलेट्रल रखवाना पड़ता है। अब ये कोलेट्रल क्या होता है, कोलेट्रल होता है कोई ना कोई चीज गिरवी रखवा देना फॉर टेकिंग द लोन, है ना। तो बैंक से लोन लेना है तो चीज तो गिरवी रखवानी पड़ेगी। तो लेट सपोज आरबीआई का रूल है, सेंट्रल बैंक का भी रूल है कि अगर आपको लोन लेना है 1 लाख रुपीस का तो कम से कम आपको एसेट जो मोर्टगेज करानी पड़ेगी उसकी वैल्यू होनी चाहिए 1.5 लाख। ठीक है, तो अब इससे क्या पता लग रहा है आपको कि अगर मैं लोन लेती हूँ 1 लाख रुपए का जिसके लिए मुझे एसेट गिरवी रखवानी पड़ती है 1.5 लाख रुपए की, तो यानी कि मेरा रिस्क कितना है, 50,000 मेरा रिस्क है ऑफ टेकिंग द लोन। अब दूसरी बात करते हैं दूसरे केस की। अब यहां पर क्या बोला सेंट्रल बैंक ने कि अगर आपको लोन लेना है 1 लाख रुपीस का तो आपको एसेट मोर्टगेज करनी पड़ेगी कम से कम 3 लाख रुपीस की। ठीक है, 3 लाख की एसेट आपको मोर्टगेज करनी पड़ेगी। तो यहां पर रिस्क कितना है, यहां पर रिस्क हो गया है अब 2 लाख का, है ना, कि अगर मैं लोन का पैसा नहीं चुका पाई तो बैंक मेरी 3 लाख की एसेट मेरे से ले लेगी। ठीक है, 1 लाख तो बैंक ने दे ही दिया लोन के तौर पे, लेकिन जो बाकी के 2 लाख हैं वो मेरा क्या हो गया, रिस्क हो गया। अब ये रिस्क ही कहीं ना कहीं क्या है, मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब होता है द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ द एसेट मोर्टगेज, जो एसेट आपने गिरवी रखवाया है उसकी वैल्यू और द लोन टेकन उसकी वैल्यू में जो डिफरेंस होता है उसे हम बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब जैसे यहाँ पर हम देखें एसेट हमने 3 लाख की मोर्टगेज की है टू टेक द लोन ऑफ 1 लाख, तो जो डिफरेंस है बेटा वो है 2 लाख का, मतलब मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है,
2 लाख की है। जितनी ज़्यादा मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है उतना ज़्यादा रिस्क लोन लेने पे बढ़ जाता है ना। तो बेटा अब हम देखेंगे कि ये मार्जिन रिक्वायरमेंट को कैसे यूज़ किया जाता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। देखिए, जब सेंट्रल बैंक चाहता है कि मनी सप्लाई कम हो जाए इकोनॉमी में, लोग लोन कम लें ताकि पैसा कम जाए इकोनॉमी में, तो सेंट्रल बैंक ना रिस्क ऑफ टेकिंग लोन बढ़ा देता है। मतलब सेंट्रल बैंक उस टाइम पे मार्जिन रिक्वायरमेंट को इंक्रीज कर देता है, क्योंकि मार्जिन रिक्वायरमेंट जितनी ज़्यादा इंक्रीज होगी उससे क्या होगा, रिस्क उतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, रिस्क ऑन टेकिंग लोन इंक्रीज होगा। रिस्क इंक्रीज होगा तो बेटा बोरोवर्स अपने आप डिस्करेज हो जाएंगे टू टेक द लोन। तो जब लोग खुद ही लोन नहीं लेंगे तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब हम दूसरी बात करते हैं कि मनी सप्लाई इंक्रीज करनी है तो क्या करेगा सेंट्रल बैंक। देखिए, मनी सप्लाई इंक्रीज जब करना चाहता है सेंट्रल बैंक, तो सेंट्रल बैंक उस टाइम पे मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर देगा ताकि बेटा रिस्क कम हो जाएगा लोन लेने का। तो यहाँ पर जो बोरोवर्स हैं वो एनकरेज होंगे टू टेक द लोन। बोरोवर्स विल बी एनकरेज्ड, द बोरोवर्स विल एनकरेज टू टेक द लोन। यहाँ पे बोरोवर्स एनकरेज होंगे लोन लेने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोन मांगेंगे तो लोगों के पास पैसा जाएगा लोन के तौर पे और मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरीके से सेंट्रल बैंक बेटा इन टूल्स को यूज़ करके, ये जो हमने मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स पढ़े हैं उनको यूज़ करके सेंट्रल बैंक क्या करता है, कंट्रोल करता है मनी सप्लाई को। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर बेटा आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारी जो टीम है वो आपको एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई करेगी। तो यहाँ पर इजाज़त चाहती हूँ इस सेशन को एंड करने की, और बेटा मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में बढ़िया से यूजफुल कंटेंट के साथ। तो यहाँ पर सेशन को एंड करती हूँ और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम एंड कीप स्टडिंग।